नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। इस सीरीज़ में आपके सभी क्वेश्चन जीके के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं, चाहे वो सेंटर के किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हों या किसी स्टेट एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हों। इन क्वेश्चन आंसर को सिर्फ हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं देखते, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट्स होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी क्लियर करते हुए चलते हैं। आज की वीडियो में हम अगस्त 2023 यानी इसी महीने में जो आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं, इनके क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। यह वीडियो हमारी इस सीरीज की 69वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के जो प्रांगण हैं, वहां पर जो बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं, द्वार बनाए जाते थे, इनको कहा जाता था गोपुरम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? यहां पर शोषण को रोकता है करना। ठीक है, तो जबरन श्रम से संबंधित कौन सा आर्टिकल है आपका? देखिए, भारतीय संविधान में जबरन श्रम को रोकना और शोषण को रोकने की बात करता है आर्टिकल 23। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दो आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। जो आर्टिकल 23 है, ये कहता है कि मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, उस पर प्रतिबंध लगाता है, और जबरदस्ती काम करवाने पर भी प्रतिबंध लगाता है। हमसे जबरन श्रम पूछा गया था, आर्टिकल 23। जो आर्टिकल 24 है, ये कहता है कि आप 14 साल से कम के बच्चों से काम नहीं करा सकते। तो ये वाला जो अनुच्छेद है, ये 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है, और जो आर्टिकल 23 है, ये सभी मानवों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो जबरन श्रम पूछा है, जबरन श्रम से संबंधित है आर्टिकल 23। मूल अधिकारों को लेकर के किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, डिटेल में हमने बात करी है हमारे मौलिक अधिकार के वीडियो में। नेक्स्ट है, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच में कितनी दूरी होती है? ये क्वेश्चन भी आपसे इसी महीने सीएचएसएल में पूछा गया था। फुटबॉल के अंदर जब पेनल्टी दी जाती है किसी टीम को, तो जो आपका गोल पोस्ट होता है और जहां पर से खिलाड़ी गोल मारता है, इसके बीच की दूरी आपने बतानी थी। सही आंसर होता है, यह दूरी 12 गज के समान होती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? आप जानते हैं, भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि एक ही अपराध के लिए आपको एक ही सजा दी जा सकती है। एक ही अपराध के लिए आपको अलग अलग सजा या 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यह कहता है आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो आर्टिकल 20 है, इसी में एक और बात कही गई है कि जब अपराध हुआ उस समय जो कानून था, उसी के तहत सजा दी जाएगी। वो भी किसमें कहा गया है? 20 के एक पार्ट में कहा गया है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? यानी जो लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग है आपका, ज्यादातर किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर खनिजों की, तत्वों की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? सिंपल भाषा में रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम आपसे पूछा है। रामकृष्ण परमहंस आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाद में इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंद 1897 में कलकत्ता के वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन आता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो रामकृष्ण परमहंस मत करना, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने करी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 में भाग लेने वो शिकागो गए थे और वहीं पर उन्होंने एक भाषण दिया था, काफी जबरदस्त भाषण था, जिसके बाद उनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है राजाराम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? राजाराम मोहन राय की किताबें आपसे अक्सर पेपरों में पूछी जाती रहती हैं। इनके पत्रों के नाम पूछे जाते हैं जो समाचार पत्र इन्होंने शुरू किए थे। इनकी एक फेमस किताब गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यहां मूल रूप से फारसी में लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। राजाराम मोहन राय को लेकर बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप उन सभी को नोट कर लीजिए क्योंकि इनको लेकर कई सारे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। सबसे पहले राजाराम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहते हैं? राजाराम मोहन राय। दूसरा, आधुनिक प्रेस का जनक किसको कहते हैं? राजाराम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक ये भी राजाराम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ये भी राजाराम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता ये भी इन्हीं को कहते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर ये भी राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? इनके हैं। ठीक है, 1821 में इन्होंने एक पत्र निकाला था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी पत्र किसका है? राजाराम मोहन राय का है। 21 में आया था, बंगाली में छपता था। इसके अगले साल 1822 में इन्होंने एक अखबार निकाला। अखबार का नाम था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में आता था और यह फारसी भाषा में आने वाला भारत का पहला अखबार था। क्वेश्चन आता है भारत का पहला फारसी अखबार कौन सा है? मिरात उल अखबार किसका था? राजाराम मोहन राय। ठीक है, संस्थाएं इनकी काफ़ी फेमस है। तो इन्होंने 1828 में आप जानते हैं राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। 1814 में इससे पहले ये आत्मीय सभा की स्थापना कर चुके थे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको लेकर पूछा गया था, इनको ये राजा की उपाधि किसने दी है? इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, और इसी अकबर द्वितीय ने इनको अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन भेजा था, ब्रिस्टल में, जहां इनका निधन हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है इनमें से किस समाज सेवी की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजाराम मोहन राय। ठीक है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद होगा यह हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनको लेकर जो पेपर में आते हैं। एक है आपका आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे भारत के, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहता है अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उनके स्थान पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस आर्टिकल में? वो आर्टिकल 63 में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। 65 के बाद 66 आता है जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। फिर आपका आर्टिकल 67 आता है, ये उपराष्ट्रपति के पद अवधि से संबंधित है। और फिर आता है आर्टिकल 69 जो उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, जो विधवा पुनर्विवाह संघ है एक 1853 में भी बनाया गया था। उसके संस्थापक विष्णु शास्त्री पंडित थे। ये पूछा है 1861 का जो विधवा पुनर्विवाह संघ था और इसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उसके संस्थापक भी रनाडे थे और पूना सार्वजनिक सभा उसके संस्थापकों में भी महादेव गोविंद रनाडे शामिल थे। एमजी रनाडे इनको शॉर्ट में लिखा जाता है
एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो कौन सा पठार है अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच में? यह है आपका मालवा का पठार। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है और यह आपके अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में है। अगला है, कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? देखिए, जो कोडरमा है आपका, ये झारखंड में पड़ता है। पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर किस खनिज के लिए फेमस है वो आपको पता होना चाहिए। कोडरमा झारखंड में है और अभ्रक के लिए फेमस है। जो आपका कोडरमा है इतना ज्यादा प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए, भारत की माइका कैपिटल, अभ्रक राजधानी इसको कहा जाता है। ठीक है, कोडरमा को। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? अब देखिए, कुछ जगह पर है कि रोलेट एक्ट को कहा, कुछ जगह पर है कि रोलेट एक्ट के वजह से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्योंकि इसी का विरोध चल रहा था, फिर 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनके विरोध में बैठक, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस घटना को जानबूझकर की गई हत्या, तो दोनों आसपास की घटनाएं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, तो आपको इसे दोनों संदर्भ में याद करनी है। कुछ स्रोतों में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में यह बात कही गई है, कुछ स्रोतों में रोलेट एक्ट को कहा गया है। पहला रेफरेंस आपने जलियांवाला बाग को देना है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या CF एंड्रयूज ने कहा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? जो फेमस आपका विरूपाक्ष मंदिर है आपके कर्नाटक में है और हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए। मानव जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मानव जनसंख्या सिद्धांत की बात करें, इसे प्रतिपादित किया था TR माल्थस ने, और इसी TR माल्थस का एक फेमस सिद्धांत है। इसने कहा था जनसंख्या हर 25 वर्ष में अपना दोगुना हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है, जनसंख्या 25 वर्ष में दोगुना होती है, किसका सिद्धांत है? माल्थस का। और मानव जनसंख्या सिद्धांत भी किसका है? माल्थस का। नेक्स्ट है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के राजा के पास यानी चाइना में अपना राजदूत भेजने वाला विजयनगर का शासक कौन था? इसका नाम है बुक्का प्रथम। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो विजयनगर साम्राज्य है आप जानते हैं, इसकी स्थापना 1336 में होती है। 2 भाई थे, हरिहर और इसका एक भाई और जिसका नाम था बुक्का। ये दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। पहले राजा हरिहर बनते हैं, उसके बाद राजा बुक्का बनते हैं और यही बुक्का बुक्का प्रथम कहलाते हैं और यही बुक्का चाइना में अपना राजदूत भेजते हैं। ये दोनों के दोनों किस वंश की स्थापना करते हैं? ये दोनों के दोनों संगम वंश की स्थापना करते हैं। संगम वंश की स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था, तो उनके नाम पर वंश का नाम संगम वंश रखा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, राजभाषा तेलुगु थी और यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फेमस लैंग्वेज है आपकी जावा, और इसका आविष्कार जेम्स गोसलिंग के द्वारा 1995 में किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कंप्यूटर को लेकर के, कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी सारी जानकारियों को लेकर के और साथ में कंप्यूटर के उत्तराखंड में आए हुए सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे यूके SSC के हो चाहे यूके PSC को हो, दोनों को लेकर अलग अलग मास्टर वीडियो बने हैं, जिसमें आपकी एक में पूरी थ्योरी है कंप्यूटर की और एक में आपका सारे प्रीवियस ईयर MCQs आपको दिए गए हैं। दोनों ही क्लासेस को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो वर्ल्ड बैंक की उदार ऋण की खिड़की ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, यानी IDA को कहा जाता है। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसको वर्ल्ड बैंक की उदार ऋण की खिड़की कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की ही एक ये संस्था है और यह जो संस्था है देशों को कम दामों पर, कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसे ये नाम कहा जाता है।
स्थापना अगर हम बात करें 24 दिसंबर 1960 को होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता से जो हमें लिपि मिली है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यहां हमें लिखा तो मिला है, यहां पर लिखा जाता था, सिंधु सभ्यता के लोग लिखते थे, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसको लिखा कैसे गया है, इसको पहले वो दाईं से बाईं ओर लिखते थे और दूसरी पंक्ति में फिर बाईं से दाईं ओर लिखते थे। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पहले दाएं से बाएं जाते थे, फिर दाएं से दाएं, इस तरीके से वो अपनी लिपि में लिखते थे और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, टाइलर पुरस्कार काफी प्रतिष्ठित और काफी फेमस पुरस्कार है। पर्यावरण के क्षेत्र में यह आपके दिया जाता है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र का है, पर्यावरण का है। क्वेश्चन आता है ना मैथ्स का, क्योंकि आप जानते हैं गणित के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार होता नहीं है। तो गणित का नोबेल किसको कहते हैं, वो कहते हैं हम एबेल अवार्ड्स को, जो एबेल पुरस्कार होता है उसको। इसी प्रकार पर्यावरण के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार को कहा जाता है, जो पर्यावरण की एक सर्वोच्च संस्था है UNEP, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड की शुरुआत 1973 से हुई थी। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यह भी आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार आप सब जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। कमेंट करके बताइएगा जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है किस देश की सरकार के द्वारा दिया जाता है और पहले भारतीय कौन थे जिनको यह अवार्ड दिया गया। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने टॉप जीके एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। मैंने कोशिश करी इन क्वेश्चंस को मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूं, इनके साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, जो फैक्ट आपके जुड़े हैं, उनको भी यहीं पर क्लियर करते हुए चले, ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे और रिवीजन भी आपका चलता रहे। जीके की हमारी डिटेल्ड सीरीज ऑलरेडी चल रही है। जैसा मैंने कहा, डिटेल्ड सीरीज भी चलेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे जीके और उत्तराखंड के। तो आज हमने यहां पर जीके का प्रैक्टिस सेट यहां पर लिया, जिसमें हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। इससे आपको आइडिया होता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में पूछ रहे हैं जीके को लेकर के। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।